12 सेकंड्स। कहने को तो ये बहुत ही छोटा सा समय है, लेकिन साल 2020 में एक ऐसी ही घटना घटी थी कि अगर समय 12 सेकंड भी इधर उधर होता तो आज हम, आपके माता पिता और कई लोगों की जान जा सकती थी। बात है 13 नवंबर 2020 की, जब एस्ट्रॉइड 2020 VT4 पृथ्वी के पास से गुजरने वाला था, जो कि एक काफी आम बात है। पर टेंशंस तब बढ़ गए जब अचानक उसकी और धरती के बीच की दूरी किसी भी दूसरे उल्कापिंड के मुकाबले काफी तेजी से कम होती गई। हर बढ़ते सेकंड्स के साथ दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच की प्रॉक्सिमिटी कम होती जा रही थी। अब इधर पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही थी, तो उधर से एस्ट्रॉइड भी अपनी स्पीड पे आगे आता ही जा रहा था और तबाही सामने थी। मगर तभी एक चमत्कार होता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल जोन में आने के बाद टेम्पोरेरीली उस एस्ट्रॉइड की स्पीड काफी तेजी से बढ़ गई, जिस वजह से इससे पहले कि पृथ्वी उसके पाथ पे पड़ती, वो एस्ट्रॉइड काफी तेजी से अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करके निकल गया और पृथ्वी के महज 383 किलोमीटर पास आने के बाद ट्रेजेक्टरी चेंजेस की वजह से वो पृथ्वी के ऑर्बिट से कहीं दूर चला गया। अब ये फासला इतना कम है कि इससे 1.5 गुना ज्यादा डिस्टेंस तो अमृतसर और नई दिल्ली के बीच का है। और पृथ्वी की 30 किलोमीटर पर सेकंड की रेवोल्यूशन स्पीड के हिसाब से अगर उसी ऑर्बिट से ये एस्ट्रॉइड 13 सेकंड बाद गुजरता तो ये पृथ्वी को हिट कर ही जाता और जिस भी इलाके पे इसका कोलिजन होता, उस इलाके में कई लोग और कई बिल्डिंग्स इस उल्कापिंड की बर्बादी की बलि चढ़ जाते, जिस वजह से इसे ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे क्लोजेस्ट एस्ट्रॉइड एनकाउंटर कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर खतरा टला जरूर है, पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक और विशालकाय एस्ट्रॉइड वापिस से पृथ्वी पे आ रहा है। और पता है इसके धरती से टकराने के चांसेस कितने हैं? 1 in 38। अब तक के कई ऑब्जर्व्ड एस्ट्रॉइड से कई गुना ज्यादा। अब अगर ऐसे में ये उल्का पिंड धरती से टकरा गया तो क्या होगा? क्या मानव जाति का विनाश हो जाएगा? एंड लास्टली, अगर सच में ये हमारी ओर आ रहा है तो हम क्या इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 27 दिसंबर 2024 के दिन एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इन शॉर्ट एटलास ने एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास डिटेक्ट किया। अब एटलास बेसिकली एक रोबोटिक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कई टेलीस्कोप से डेटा लेती है, उनमें मौजूद सभी एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करती है और जो एस्ट्रॉइड साइज और ट्रेजेक्टरी के हिसाब से धरती के लिए खतरा बन सकते हैं, उनको फिल्टर आउट करके उनके लिए अलर्ट रेज करती है। जिसके बाद बाकी वैज्ञानिक उन अलर्टेड एस्ट्रॉइड को स्टडी करते हैं और अगर वाकई उनको लेकर कोई चिंताजनक बात हुई तो आगे के प्लान के लिए प्रोसीड किया जाता है। नाउ जनरली किसी भी एस्ट्रॉइड के लिए जब भी अलर्ट रेज किया जाता है ना, तो वैज्ञानिक इतना टेंशनाइज नहीं होते, जिसका 2 कारण है। पहला तो ये कि मैक्सिमम एस्ट्रॉइड का या तो साइज इतना छोटा होता है कि वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही खत्म हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि उनकी पृथ्वी से टकराने के चांसेस इतने कम होते हैं कि उनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। अब प्रोटोकॉल है तो स्टडी तो करना ही पड़ेगा। एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड की तरह ही 2024 YR4 के बारे में भी और डिटेल्स निकालनी शुरू की गई, जिसमें पहले कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सिमुलेशंस को कैलकुलेट करके ये पता चला कि ये एस्ट्रॉइड हमारे सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करता है, जहां ये हर 4.5 इयर्स में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है। सिंस साल 2024 में ये हमारे पृथ्वी के पास से होकर गुजरा था, इसका मतलब अगली बार ये 4 साल बाद यानी कि साल 2028 में आएगा, मगर इतनी दूर कि शायद इसे रडार भी डिटेक्ट ना कर पाए। टेक्निकली एक और अलर्ट जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? वेल एक्चुअली नॉट, क्योंकि साल 2028 के बाद जब ये एस्ट्रॉइड घूम के वापस पृथ्वी की तरफ आएगा ना, तब इसकी ट्रेजेक्टरी पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजर रही है, जिसने इस बार वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया था। और तब निकले कॉपी पेन और कीबोर्ड्स, कैलकुलेशंस किए गए, मल्टीपल सिनेरियोज और फैक्टर्स को कंसीडर किया गया, एंड लास्टली ये पता चला कि इस एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी है 1.2%। और दोस्तों 1% के थ्रेशोल्ड को पार करते ही हर एस्ट्रॉइड एक ग्लोबल इमरजेंसी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1-1.5% के चांसेस के लिए कौन ही इतना डरता है?
तो जरा ये सुनिए कि जब भी ये उल्का पिंड हमसे टकराएगा तब इसकी वेलोसिटी करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। और क्या आपको पता है कि जिस एक चिक्सुलुव एस्टेरॉयड ने पूरी डायनासोर जात का सफाया कर दिया था, उसकी स्पीड कितनी थी? नियरली 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो जरा कल्पना करके देखिए कि अगर उसने इतना कोहराम मचाया था, वो भी उस दौर में, तो ये आज क्या क्या कर सकता है। जिस वजह से खतरे को भांपते हुए तुरंत यूएस की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को फॉर्मल नोटिस जारी किया गया। प्लैनेटरी डिफेंस की सारी टीम्स को कमीशन किया गया और मामला जब कई लोगों द्वारा वेरीफाई करने के बाद सच में सीरियस पाया गया तो पूरा वारंट फॉर्म करके यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क को सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल अलर्ट जारी किया और काइंड ऑफ इसे ग्लोबल इमरजेंसी बना दिया। अब अगर आपको यूनाइटेड नेशन ऑफिस और आउटर स्पेस अफेयर्स एक बनावटी नाम लग रहा है ना, तो नहीं, यूनाइटेड नेशंस का ये ऑफिस डील करता है आउटर स्पेस में घट रहे सभी मामलों के बारे में। और भविष्य में जब भी किसी एलियन सभ्यता को पृथ्वी में संपर्क करना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी काउंसिल से किसी सदस्य को भेजा जाएगा। अगर ऐसे किसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफिस की एग्जिस्टेंस आपको हैरान कर रही है तो ये बात शायद आपको और हैरान कर दे कि इस ऑफिस की स्थापना साल 1958 में ही हो गई थी, यूरी गैगरिन के अंतरिक्ष में जाने से भी 3 साल पहले। जरा सोच कर देखिए, दुनिया इतना आगे का सोचती है अथॉरिटीज के मामले में। खैर, अब टॉपिक में वापस आते हैं। पूरे ग्लोब में इससे एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो होने लगा, मगर पसीने तो तब छूटने शुरू हुए जब कैलकुलेशंस को नासा द्वारा रीअसेस किया गया और चांस ऑफ कोलिजन 1.2 से बढ़कर 2.3% पे पहुंच गया, जस्ट डबल। एंड एज इफ ये भी कम नहीं था तो वैज्ञानिकों ने डबल चेक करने के लिए कैलकुलेशंस को रीरन किया और इस बार चांसेस घटने के बजाय बढ़ के 2.3 से 3.1 पे पहुंच गए, विथ 0.3% चांस कि पृथ्वी के बजाय ये एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकरा जाएगा। एंड दिस इज नॉट द एंड। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमें इसको लेकर और डेटा मिलेगा, बहुत चांसेस है कि इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी लगातार बढ़ती ही जाएगी, विच इज मच ग्रेटर देन पृथ्वी की तरफ आज तक जितने भी एस्टेरॉयड्स के अप्रोच करने के चांसेस रहे हैं। जिस वजह से डिस्कशंस अब इफ से सीधा इस बात पे शिफ्ट हो गया कि इस एस्टेरॉयड से हम किस तरह से बच सकते हैं। मगर दोस्तों, उससे पहले एक सवाल ये भी दिमाग में जरूर आता है कि क्या इसका टकराना उतना बड़ा खतरा है भी कि हमें उसके लिए इतना ज्यादा कंसर्न्ड होना चाहिए? इसे समझने के लिए हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और डेप्थ में समझना होगा। अब दोस्तों, अभी तक इसे जितना भी देखा और समझा गया उस हिसाब से ये एस टाइप, एल टाइप या के टाइप कैटेगरी का एस्टेरॉयड हो सकता है, मीनिंग कि ये काफी ज्यादा ठोस और हाई डेंसिटी वाला होगा। इसके अलावा इसका साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी इमेजेस ली गई है उनके हिसाब से इसका डायामीटर कम से कम 55 मीटर्स का होगा, इंडिया गेट से भी बड़ा। जिसे देखते हुए इसे लेकर केवल 2 पॉसिबिलिटीज सामने आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर में घुसते ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि ना सिर्फ इसकी डेंसिटी ऐसा होने से रोकेगी, बल्कि इसका आकार इतना बड़ा है कि अगर ये श्रिंक होना शुरू हुआ भी तो भी पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते ये इतना नहीं सिकुड़ पाएगा कि इसका इम्पैक्ट फील ना हो। इसका मतलब असर कम हो सकता है, पर असर होगा जरूर। और ये अमेरिका से ज्यादा चिंता की बात भारत के लिए है, क्योंकि करंट ट्रेजेक्टरी डेटा को देखते हुए जो इसका कोलिजन टाइम होगा ना, और उस समय जो अर्थ की रोटेशनल सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से इसके टकराने के आसार 3 जगहों पर ज्यादा है। पहला तो कोलंबिया में मौजूद बोगोटा, दूसरा नाइजीरिया में मौजूद लागोस, और आखिरी भारत के पश्चिम तट की सबसे मशहूर सरजमी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब अगर इसके इम्पैक्ट को समझना है तो हम इसके कंपैरिजन के लिए टुंगुस्का इवेंट को एक बहुत बड़े रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। साल 1908 में एक आयरन निकल एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस गया था, लेकिन उसका एंगल ऑफ पेनिट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन और स्पीड जो मॉडल्स में करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल कर आई थी, वो सब कलेक्टिवली इस तरह की थी कि पृथ्वी की सतह पे पहुंचने से पहले ही एयर रेजिस्टेंस और एयर प्रेशर और हीट की वजह से वो उल्का पिंड हवा में ही टूटने लगा था, और सरफेस को हिट करने से पहले ही सतह से करीब 10 किलोमीटर ऊपर वो फट गया था। और इस एयर बर्स्ट का एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि धमाका हुआ भले ही 10 किलोमीटर ऊपर था, मगर उस एरिया के आसपास के 2000 स्क्वायर फीट का जंगल
पूरी तरह से तबाह हो गया था और इस लेवल की शॉकवेव्स दसियों किलोमीटर तक महसूस हुई, जिनके पास खड़े होने से किसी के भी चीथड़े उड़ सकते थे। इस पे हमने ऑलरेडी एक शानदार वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मगर सोच कर देखिए कि यहाँ पर वो एस्ट्रॉइड टकराया नहीं था, सिर्फ हवा में ही अचानक फट गया था। तब उसने इस तरह का तबाही का मंजर पैदा कर दिया था कि एक जंगल तबाह हो जाए और कई किलोमीटर का इलाका उस डिस्ट्रक्टिव रेडियस में आ गया। कहीं ना कहीं इस भयावह इंसिडेंट को इसीलिए भी सब हल्के में लेते हैं क्योंकि इस एयरबस्ट का जो एपिसेंटर था वो एक नो मैंस लैंड था, यानी ऐसी जगह जहां दूर दूर तक इंसान नहीं रहते थे। पर हम 2024 YR4 को टुंगुस्का इवेंट के एस्ट्रॉइड से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि 2024 YR4 का जो साइज है वो टुंगुस्का इवेंट में इन्वॉल्व्ड एस्ट्रॉइड के प्रोबेबल साइज के बराबर या इवन बड़े होने के भी आसार जताए जाते हैं, विच मीन्स कि टेक्निकली जो कुछ भी होगा वो साल 1908 के हालातों से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। सेकेंड थिंग, इस बार जिन तीनों ही लोकेशन को इस कोलिजन की प्राइम स्पॉट्स की तरह प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो तीनों ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाके हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक रीजन से इतना इंपॉर्टेंट और डेंस है कि उन्हें इवैक्यूएट करवाना भी आसान नहीं है। प्लस वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि हम प्रोबेबली $100 of billions की वैल्यूएशन की बर्बादी की बात कर रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। अब एक बार को मान ले कि अगर हम इस उल्का पिंड को मुंबई से टकराने से नहीं रोक पाए तो इसके कोलिजन से उतनी ही तबाही फैलेगी जितना मान लो कि कोई इसके एपिसेंटर पर अगर हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दे तो, विच इज बियॉन्ड सर्वाइवल। एक हाइड्रोजन बॉम्ब के केवल ब्लास्ट का रेडियस 241 किलोमीटर एस्टिमेट किया जाता है, यानी वो इलाका जहां धमाका सीधे सीधे असर करके सब कुछ राख में बदल देता है। इसकी शॉक वेव्स इतनी खतरनाक होती है कि 900 किलोमीटर दूर मौजूद होने के बावजूद खिड़कियों के कांच केवल शॉक वेव्स की वजह से टूट जाती है और एक्सप्लोजन की जो भी फ्लेयर्स है ना, वही आग जो धमाके के बाद निकलती है उसे 1000 किलोमीटर दूर से भी परफेक्टली क्लियर देखा जा सकता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर उल्कापिंड मुंबई पे गिरा तो उसकी फ्लेयर को बेंगलुरु में बैठा बंदा भी साफ साफ देख पाएगा। और इतने प्रीसियस मेजरमेंट्स इसीलिए किए जाना संभव है क्योंकि अक्टूबर 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा एक हाइड्रोजन बॉम्ब डेटोनेट किया गया था, वो भी सतह से करीब 4 किलोमीटर ऊपर। और सोचिए 4 किलोमीटर ऊपर से अगर उस एक बॉम्ब ने इतनी तबाही मचा दी तो अगर वो एग्जैक्ट ग्राउंड जीरो पे हिट करेगा तो किस ही स्तर की तबाही मच सकती है। मुंबई के साथ आसपास के और भी कितने शहर राख हो सकते हैं, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी गंभीरता की वजह से इससे निपटने के लिए अमेरिका और चाइना दोनों ही डिफेंस स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगातार अपनी टीम की मदद से इसको लेकर और डिटेल्स जुटा रही है और ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि बाकी देशों का ध्यान स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने में रहे और ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। हालांकि एसा ने ये बात भी साफ किया है कि इस तरह के इम्पैक्ट के चांसेस कई हजारों सालों में एक बार बनते हैं जो सेवरल रीजन डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एंड करेंटली नासा और चाइना की CNSA दोनों ही इंडिविजुअली और कोलैबोरेटिवली ना सिर्फ कई सारे डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं इस आपदा से निपटने के, बल्कि काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करके इस एस्ट्रॉइड के पाथ को डिफ्लेक्ट करने के हर पॉसिबल सिनेरियोज को भी डीपली एनालिसिस किया जा रहा है। इस डिफेंस मिशन में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बनी है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट की सक्सेस, जिसने 26 सितंबर 2022 के दिन डिमॉर्फस नाम के एस्ट्रॉइड को अपने काइनेटिक इंपैक्टर की मदद से डिफ्लेक्ट करने में सफलता हासिल की थी। पर एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्ट करना भी इतना आसान काम नहीं है। अगर आपका इंपैक्टर कम फोर्स के साथ इंपैक्ट करेगा तो हो सकता है इंपैक्टर भी बर्बाद हो जाए और एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्ट भी ना हो, और अगर कहीं फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो एस्ट्रॉइड के टुकड़े भी हो सकते हैं और फिर पृथ्वी की तरह एक नहीं बल्कि मल्टीपल एस्ट्रॉइड शावर्स आएंगे जो ना जाने कितने इलाकों को शमशान में बदल के ह्यूमन और इकोनॉमिक दोनों ही लॉसेस को कई गुना बढ़ा देंगे। इसीलिए किसी भी रैंडम एनर्जी और वेलोसिटी के साथ इंपैक्टर भेजने से पहले इस एस्ट्रॉइड की कॉम्पोजिशन और बाकी डिटेल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर हम उस स्वीट स्पॉट वाले काइनेटिक इंपैक्ट पे पहुंच पाएंगे जो ना बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, बल्कि एग्जैक्टली उसी रेंज में हो कि एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन भी हो जाए और उसके टुकड़े भी ना हो। इन डिटेल्स के लिए सबसे क्रूशियल समय रहेगा साल 2028, क्योंकि तब ये एस्ट्रॉइड वापस पृथ्वी के पास से क्लोज अप्रोच करेगा और तभी हम इसको और करीब से देखेंगे। इसके बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकालते हुए इंपैक्टर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। अब कहने को तो अभी इस घटना को 7 साल बचे हैं,
मगर स्पेस मिशंस के कंस्ट्रक्शन में समय बीतते देर नहीं लगती। ऐसे में आपके हिसाब से भारत, जिसका इतना इंपॉर्टेंट शहर, इतना प्राइम इम्पैक्ट पॉइंट बना हुआ है, उसको इस इम्पैक्ट को लेकर क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करना जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और उन्हें भी बताना कि ये एस्ट्रॉयड आज से कुछ साल बाद भारत से भी टकरा सकता है। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है जूनो स्पेस क्राफ्ट के बारे में, जूनो द्वारा भेजे गए लेटेस्ट डेटा के बारे में जो उसने जुपिटर की ओर से हमें भेजा था। इसमें कई सारे जुपिटर की तस्वीरें हैं, उसके मून्स की कुछ ऐसे राज, ऐसे मिस्ट्रीज है जो आपको काफी ज्यादा क्यूरियस कर देगी। तो इस वीडियो को जरूर जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।